गांव बिठमड़ा के डीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पेरेंटिंग सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, आईसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर परिमल कुमार, आईसीएस के डायरेक्टर बबीता त्यागी तथा विश्व खो खो चैंपियन बनी गांव बिठमड़ा की ही लाडली बेटी मीनू धत्रवाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। स्कूल परिसर में पहुंचने पर सभी अतिथियों का स्कूल के चेयरमैन संजय धत्रवाल व स्टाफ सदस्यों ने गुलदस्ता देकर व फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के पेरेंट्स सहित अनेक गणमान्य लोग भी पहुंचे, जहां पर बच्चों द्वारा फूल बरसाकर उन सभी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में खो खो विश्व चैंपियन बनी मीनू बिठमड़ा को स्टाफ सदस्यों व चेयरमैन संजय धत्रवाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही गत वर्ष हरियाणा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अव्वल नंबर पर रहने वाले छात्रों को जो टॉप में रहे हैं उन्हें स्कूल की ओर से एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने संबोधित किया और उन्होंने स्कूल के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि यहाँ से निकली बेटी मीनू धत्रवाल ने पूरे विश्व में स्कूल और गांव का नाम रोशन किया। इसके साथ ही यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हर बार परीक्षा में अव्वल रहते हैं और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंची आईसीएस की डायरेक्टर बबीता त्यागी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर परिमल कुमार ने भी संबोधित करते हुए पेरेंट्स को अनेक प्रकार के टिप्स दिए ताकि वह अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए टीचर के साथ ही पेरेंट्स को भी कार्य करना होगा और मिलजुल कर बच्चों को एक अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन देना होगा ताकि ये बच्चे आगे जाकर इस स्कूल तथा अपने माता पिता का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकें। संजय धत्रवाल ने कहा कि उनका प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रम स्कूल में समय समय पर आयोजित हों, जिससे एक और जहां बच्चों को मार्गदर्शन मिले, इसके साथ ही पेरेंट्स को भी जानकारी मिले कि उनके बच्चों में क्या काबिलियत है और वह अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में किस तरह से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी समय समय पर स्कूल परिसर में आकर गुरुजनों से मिलना चाहिए और अपने जो बच्चे हैं उनका फीडबैक लेते हुए उसी अनुरूप बच्चों की तैयारी करवानी चाहिए। कि बबली जी इस हमारे परिवार से ही नहीं, इस संस्था से ही नहीं, इस गांव से दिलो जान से जुड़े हुए। जब भी हम इनको स्कूल के में तो इनका राइट है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे बड़े भाई एक मां की कोख से जन्म नहीं लिया है, उससे भी बड़ा कोई नाता है तो वो हमारा। स्कूल में ही नहीं, गांव के किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो हमारे धार्मिक प्रोग्राम रहे हैं, चाहे हमारे खेल के प्रोग्राम रहे हैं, जब भी हम उनको याद किया है तो याद करते हुए हमारे बीच पहुंचे हैं। ऐसी महान शख्सियत का हम पूरे गांव वासियों की तरफ से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जी आया। आप सभी जानते हैं इस महान शख्सियत को कि कैसे एक आम परिवार से, मध्यम परिवार से ऊपर उठ करके अपने परिवार की लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से, सच्ची नीयत से, अच्छी नीति से उस मुकाम तक पहुंचे कि अगर हम गुड़गांव दिल्ली में जाते हैं और बबली जी का अगर वहां नाम लेते हैं तो जो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे वो शब्द सुन करके आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि बबली जी ये ऐसी महान शख्सियत है। इनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके साथ ही समाज सेवा के अनेकों कार्य हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री बनने से पहले भी, चाहे हमारी महिला कॉलेज में बसें लगाने की बात हो, चाहे
हमारी गरीब बच्चियों की फीस भरने की बात हो, पूरे क्षेत्र का एक भी बच्चा, कोई गरीब बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसों की वजह से मुझे ये स्टडी छोड़नी पड़ी, पैसों की वजह से मुझे ये नहीं कर पाया, पैसों की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, क्योंकि उनका एक मसीहा देवेंद्र सिंह बबली टोहाना में बैठा था, उनकी आन बान श्याम वहां पे बैठे थे। इनके कार्य गिनाने लगूंगा तो शाम तक भी एकदम नहीं होंगे। शॉर्ट में बताऊंगा कि सामाजिक कार्यों में भी अव्वल रहे। जब इनको राजनीति में एक मौका मिला सिर्फ 26 महीने का, तो इस 26 महीने में दिखा दिया कि ये पॉलिटिक्स में भी कितना ईमानदारी से, सच्ची नियति और अच्छी नीति से काम कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं ये राजनीतिक बातें नहीं करता, मैं एक्चुअल रियलिटी, एक शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं, बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं कि 26 महीने इनके 1 साल रहे हैं और उनके 26 साल शायद एक साइड में रहे होंगे। इतने विकास के कार्य इन्होंने किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकारी स्कूलों में सभी में इतनी सुविधाएं दी है। एक स्कूल में तो उन्होंने पूरे स्कूल में एसी तक लगवा दिए हैं बच्चों। उन इस महान शख्सियत के लिए जोरदार ताली। और हमारी गांव की पावन धरती पर, इस स्कूल की पावन धरती पर और महान शख्सियत हमारे बीच, जिनको हम एक सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते थे, जिनको हम अखबारों के माध्यम से सुनते थे, और जिनकी फैन फॉलोइंग आज लाखों में नहीं करोड़ों में है, वो महान शख्सियत भी हमारे बीच है। मिस्टर परमल सर और मैम बबीता त्यागी जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही हमने इनसे छोटी सी रिक्वेस्ट डाली कि ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में एक पेरेंटिंग सेमिनार है छोटा सा, जो हर साल एनुअल फंक्शन होता है, वो नहीं है, और उसमें हम चाहते हैं कि आप पेरेंट्स से रूबरू हो। ये ऐसे ऐसे विजय जी की मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जैसे हमारी रिक्वेस्ट गई तो जाते ही उन्होंने पहले ही रिक्वेस्ट पे यस कर दिया कि वहां देवेंद्र सिंह बबली जी आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं, हमारे बच्चों को साथ रूबरू होंगे और पेरेंट्स के साथ भी रूबरू होंगे। तो ऐसी महान शख्सियत का भी हम वेलकम करते हैं जी और सैल्यूट करते हैं। हम मंत्री जी, हम टीचर्स, हमारी टीम यहाँ बच्चों की नर्सरी तैयार करती है। यहाँ इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं और यहां से जब बच्चे हमारे 10th प्लस 2 पास आउट होकर के जाते हैं, वहां अच्छे अच्छे टेस्ट देने पड़ते हैं। और आईसीएस कोचिंग सेंटर से पहले इसके लिए कोई इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो हमारे मध्यम परिवार के बच्चे इस तरह की एजुकेशन ले सके, जो आफ्टर स्कूलिंग उनको जरूरत होती है। तो मैं कहूंगा कि आईसीएस कोचिंग सेंटर जब परमल जी ने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया तो पूरे हरियाणा में नहीं, राजस्थान, यूपी, पंजाब और दिल्ली में भी एक शिक्षा की क्रांति लेकर के आने का काम उन्होंने किया। हमारे बच्चों ने वहां आईसीएस कोचिंग सेंटर के थ्रू भी कोचिंग लेकर के, डीसीएम स्कूल के पार्टिकुलर बच्चों की बात कर रहा हूं कि अनेकों बच्चे अपने कोई ग्रुप सी में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, हमने यहाँ से कोचिंग लेकर के वो वहां पे ज्वाइन किया है। इसके लिए उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, कम पैसों में दिया और अच्छे टीचर्स दिए हैं। तो इसके लिए मैं इन महान शख्सियत का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल एशियाड तक हम जीत करके आए हैं। हम सभी खेले, एथलेटिक्स में हम जीते हैं, हैंडबॉल में हम जीते हैं, बॉक्सिंग के हमारे मेडल हैं और खो-खो में हमने पूरे वर्ल्ड में विश्व विजेता आपकी ये गुड़िया मीनू रानी बन चुकी है, मीनू रानी बन चुकी है। मैं हमेशा बच्चों को कहता था कि बेटा हमें उस दिन बड़ी खुशी होगी जिस दिन हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे किसी फंक्शन में एक गेस्ट बन करके आएंगे, वो दिन हमारे लिए बड़ा महान दिन होगा। तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे आज इस फंक्शन में
हमारे ही स्कूल की गुड़िया मीनू रानी वर्ल्ड कप विजेता आज एक गेस्ट के रूप में हमने इसको बुलाया है, तो ये मेरी टीम के लिए और हमारे डीसीएम परिवार के लिए बहुत ही गर्व के पल है। मैं मालिक से का धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक होकर आपका आशीर्वाद लेता हूँ। और मैं ऐसे हमारी टीम पर मुझे इतना फेथ है, एक मीनू रानी नहीं, यहाँ हम अनेकों मीनू रानी आपको देंगे। आपके इस क्षेत्र का नाम हरियाणा में ही नहीं पूरे विश्व में चमकाएंगे, पूरे विश्व में चमकाएंगे, हर क्षेत्र में झंडे गाड़ देंगे। बच्चों, ये मीनू रानी एक ऐसा एग्जाम्पल है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा, प्रमल जी को, हमारे मिडिल क्लास के बच्चे, ये आप भी पेरेंट्स के लिए भी मैं बोल रहा हूं, हम बहाने बहुत बनाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती, बहाना तैयार रहता है कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं गरीब था, मैं इसलिए नहीं कर पाया, कोई अप्रोच नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाया, पैसा नहीं था, इसलिए नहीं कर पाया, मेरे ऊपर माँ का साया नहीं है, बाप का साया नहीं है। ये सब बहाने होते हैं। इन सब से ऊपर उठ के हमें एक मेहनत करनी होती है, एक चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है। अगर वो हम करते हैं ना, तो दुनिया की ताकत नहीं है आपको सक्सेस होने से रोक सकती है। ये आपके सामने मेनू है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये छोटी सी गुड़िया थी हमारे स्कूल में यहाँ खेलने के लिए सेकंड थर्ड की मैम जी, और ऐसा हादसा हुआ था, सेकंड थर्ड क्लास में आई थी, खेलते खेलते ये हमने देखा कि बच्ची में टैलेंट है, स्पीड है, मूवमेंट है, माइंड है, खो-खो एक माइंड गेम है। और ये बहुत अच्छी टूर्नामेंट इसकी गुजरात में चली हुई थी, सभी ध्यान से सुने ना, गुजरात में टूर्नामेंट थी। और ये आई थिंक 12 साल की लड़की होगी उस टाइम पे, सिर्फ 12 साल की लड़की, और गुजरात में बहुत बड़े लेवल की टूर्नामेंट, लगभग 5 से 7 दिन की वो टूर्नामेंट थी। और ऐसा हुआ कि इन बिटवीन परमल सर, इनके फादर साहब नहीं रहे, फादर साहब नहीं रहे, राजेश कोच हमारे साथ में थे। इनके मैं परिवार को भी सैल्यूट करता हूं, उनकी सोच को भी, कि उन्होंने बताया नहीं, हमारी डिस्कशन हुई कि हमारी बिटिया वहां खेल रही है, उनको ये पता चलेगा, 12 साल की बच्ची को ये पता चलेगा कि तेरा पिता नहीं रहा और तू गुजरात में खेल रही है। तो सभी के कॉम्बिनेशन से हमने इस गुड़िया को बताया ही नहीं, कोच को बोल दिया कि इसको कुछ नहीं कहना है, इसको ऐसे ही खेलते रहना है। इस गुड़िया ने ऐसा प्रदर्शन किया, वहां जितनी भी टीमें थी सबसे पहले नंबर पे हमारी मीनू रानी थी, हर पहले नंबर पे हमारी मीनू रानी। और जब ये गुड़िया घर पे आई, एक 12 साल की लड़की जब सोच रही थी कि फूल मालाओं से मेरा स्वागत होगा, और हम भी हमारी फैमिली के साथ को साथ सभी, मेरी माता जी साथ में थी, कि गुड़िया को संभालना बहुत मुश्किल होगा। हम साथ में घर पे गए, जाते ही जब पता चला कि कहां उसका स्वागत होना था, कि 12 साल की लड़की ने, कि उसने अपने पिता का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखा, और वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ही मैं कहूंगा एक अलग पल था। वहां पे इस गुड़िया ने जो मतलब इसके साथ थे, जाते ही इसके आंसू नहीं रुक रहे थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन हम सबकी एक मोटिवेशन से कि बेटा तेरा बाप, देखो ये तो संभव नहीं है कि वापस आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, वापिस नहीं आ सकता है, आज तक नहीं हुआ है, लेकिन तुम उसको जिंदा कर सकती है अगर इतना ही आप उससे प्यार करती हैं। तो कैसे कि तुम अपने पिता का नाम अमर कर सकती है, एक मेहनत के साथ एक अपने इस गांव का नाम ऊंचा कर सकती है। प्यारे बच्चों, पेरेंट्स इस गुड़िया के सबब थे कुछ देर बाद कि सर मैं करूंगी, मैं ऐसा कार्य करूंगी एक दिन कि मेरे पिताजी का नाम अमर हो जाएगा, लोग उसको, मैं ही नहीं लोग उसको याद करेंगे। और वो काम हमारी मीनू रानी ने किया, जब वर्ल्ड कप जीत करके आई
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी मीनू रानी को बधाई दी। हमारे गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े ने पलखे बिछा करके स्वागत किया। इनके पिता का नाम रोशन है, अपने पिता का नाम रोशन किया। ये इन हालात, इससे मुश्किल हालात नहीं हो सकते बच्चों। इन ऐसे हालातों में आप देख, इन हालातों में भी मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री और पहला नागरिक राष्ट्रपति तक हमारी मीनू रानी को एक बधाइयां दे रहा है। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? इससे बड़ी परिस्थितियां नहीं आ सकती है। लेकिन बड़े से मतलब यहाँ कोई तामझाम नहीं था। और मुझे जो बताया गया वो ये था कि यहाँ पेरेंटिंग को लेकर एक सेमिनार रखा जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि इस मंच से मैं पीछे तक की पब्लिक को देख पा रही हूँ, तो मातृशक्ति ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ आई है। और मेरा ये मानना है कि पेरेंटिंग में सबसे अहम रोल जो निभाती हैं वो हमारे घर की महिलाएं हैं। मेरी नज़र पड़ी कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और बड़े लकी होती है वो पीढ़ी जो ये छोटे बच्चे बैठे हैं। बहुत लकी हो बेटा अगर तुम्हारे घर में दादा और दादी अभी तुम्हारे साथ बैठे हैं। तो जिस समाज में बुजुर्गों का साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, वो समाज बहुत प्रगति करता है। लेकिन आज की बातचीत का मैं कोशिश करूंगी, जो बातचीत करूँ वो पेरेंट्स से करूँ। मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चों के पिता, दादा, भाई, बंधु, ताऊ जी, चाचा जी भी उनके साथ आए हुए हैं। एक बच्चा जो होता है ना, वो एक बीज की तरह होता है। बहुत क्षमता उसके अंदर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लेवल उसके अंदर भरा होता है। लेकिन हमारे घर का माहौल कभी कभी अनजाने में पेरेंट्स ऐसी गलतियां कर देते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, पेरेंटिंग के ऊपर 100% कोई नियम लागू नहीं होता। और जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं या जितने माँ बाप आज तक इस धरती पर हुए हैं, सबने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से सीखा है। जब हम अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, परवरिश दे रहे होते हैं, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा, खासकर माँओं से मैं पहले बात करना चाहूँगी। एक घर की बुनियाद एक औरत होती है, किसी, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, किसी भी घर की बुनियाद उस घर में काम करने वाली, उस मकान को घर बनाने वाली एक औरत होती है। और अगर किसी घर में औरत नहीं है किसी भी रूप में, तो आप देखेंगे वो घर हमेशा वीरान सा रहता है। एक बच्चा जब स्कूल से घर पहुंचता है तो जाते ही पहला क्वेश्चन होता है कि मम्मा कहाँ है। इसका मतलब जब हस्बैंड भी घर आए तो वो अपनी, या तो अगर माँ बैठी है तो माँ को, या घर में मान लीजिए बड़ी अगर वाइफ है तो वाइफ को देखते हैं। तो घर का मतलब वो चार दीवारें और छत नहीं है। घर का मतलब हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी पत्नी है। अब एक औरत को इस प्रकृति ने, इस सृष्टि ने इतनी ताकत दी है कि वो उस चार दीवारों और छत को मिला के घर बना सकती है। घर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ जाके सुकून मिले, शांति मिले, एक अच्छा एहसास हो, एक अच्छे अनुभव हमारे दिमाग में जब आते हैं, जब हम घर की बात करते हैं। तो मैं देखती हूँ आज के इस माहौल में कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर कुछ जो आने वाली पीढ़ियाँ, जो अब भी पीढ़ी चल रही है, कभी कभी हम आधुनिकता के दौर में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ों को, अपने संस्कारों को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे घर को घर बनाने में एक औरत का इम्पोर्टेंट रोल है, सेम ऐसे ही आदमी की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। जब एक बच्चे की परवरिश हम कर रहे होते हैं तो औरतों को और बच्चों की माँओं को, पिताओं को ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चे के सामने उनके जो एक बॉन्ड हो ना हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पति पत्नी, मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, सारी घर में सहूलियत है, अच्छा किचन, अच्छा वॉशरूम, बहुत बड़े बड़े कमरे, एसी लगा है, फ्रिज है, सब चीज़ें हैं। लेकिन उस घर में अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं है ना, अगर रोज उनमें उठ के चिक चिक, लड़ाई झगड़े, तू तू मैं, एक दूसरे पे कुछ ना कुछ आरोप लगाना, अगर ऐसा माहौल है तो वो बहुत बड़ा घर, वो बहुत सारी घर के सुख सुविधाएं, साधन आपके बच्चे को अच्छी परवरिश में हेल्प नहीं करेंगे। आप अगर चाहती हैं, और जितने मेल हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को एक अच्छा माहौल मिले, तो माहौल का मतलब साधन नहीं है,
घर में आपके साधन बेशक सीमित हों, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ का आपस का रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो। आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनके आपस के रिश्तों में बहुत ज्यादा ताकत होनी चाहिए। एक अच्छी परवरिश बच्चे में सबसे पहले ना सुरक्षा की भावना पैदा करती है। बहुत बार मैं देखती हूँ घर परिवारों में बाहर से देखने में लोग बहुत बनठन के रहते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर बच्चे के माँ बाप आपस में तू मैं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी बहुत नॉर्मल है इंडियन परिवारों में कि माँ बाप की लड़ाई जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुंच जाती है। ये आप माँ बाप को समझना पड़ेगा। आपके बच्चे अपने आप नहीं पलेंगे बढ़ेंगे, इनको सिर्फ जन्म देना भर ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे एक अच्छे इंसान बने, इनमें ईमानदारी हो। आप अपने आप को एक उदाहरण के रूप में पेश करेंगे ना। जब पिता की इमेज बनाने वाली घर में माँ होती है, अमूमन क्या करते हैं, माएं बच्चे के सामने पिता को डराने का एक साधन बना लेती हैं कि तेरे पापा को आने दे, ये बताऊंगी, आने दे तेरे पापा को, ये शिकायत लगाऊंगी। ये हम सबको समझना पड़ेगा, जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं, मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आपके हस्बैंड या बच्चे के फादर कोई डराने का साधन नहीं है। बच्चे को अपने पिता को एक ताकतवर इंसान के रूप में देखना चाहिए जो उसकी हर घड़ी मदद करने को तैयार रहेगा। आपकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे की परवरिश में अपने हस्बैंड को या बच्चे के पिता को एक रोल मॉडल की तरह दिखाएं। उन्हें बताएं अपने बच्चों को कि तुम्हारे पिताजी सुबह निकलते हैं बेटा और शाम को थक हार के सिर्फ हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूरे जीवन की सारी कमाई हमारे अच्छे परिवार को अच्छी परवरिश देने में लगाते हैं। बच्चा जब अपने माँ बाप की, पिता की खासकर रिस्पेक्ट करेगा ना, फिर धीरे धीरे उसके मन में डर खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे घरों में क्या करती हैं औरतें, अपने पति को, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल करती हैं। तो औरतों को ये ध्यान देना है कि अपने बच्चे को अपने पति के प्रति, उसके पिता के प्रति मन में रिस्पेक्ट पैदा करनी है, इज्जत पैदा करनी है। वही ये काम आदमियों का भी है, बच्चों के पिताओं का भी है। अमूमन हम भारतीय समाज में क्या करते हैं, पिता बाहर से आए और हम सब जानते हैं, देखिए समाज में जब काम पे जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मूड ऑफ है, कभी कभी कहीं किसी बड़े अधिकारी ने डांट भी दिया, किसी काम का क्रेडिट जो आपको मिलना था नहीं मिला, तो आदमी का मूड ऑफ हो जाता है। उसका असर क्या होता है, घर जाके वो अपने पत्नी पे चिल्ला रहे हैं, बच्चों पे झल्ला रहे हैं। ये आदमियों को भी ध्यान रखना है। आप जो ये मेहनत करते हैं ना दिन भर, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए करते हैं। अगर आपका परिवार ना हो तो आप मेहनत ना करें। आप जितनी कमाई करते हैं, मैं 100% श्योर हूँ इंडिया के 99% आदमी उसका शायद 1% भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। 99% आप अपनी मेहनत की कमाई का, खून पसीने की कमाई का अपने बीवी बच्चों पे लगा देते हैं, अपने परिवार पे खर्च कर देते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, क्योंकि ये पेरेंटिंग सेमिनार है, आप अपने बाहर की सारी प्रेशर को, टेंशन को अपने उस खूबसूरत से घर में ले जाके और अपनी बीवी और बच्चों पे निकाल देते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है, आपकी इमेज, आपके बच्चे आपसे डरने लगते हैं और उन्हें लगता है कि पापा आ गए टीवी बंद कर दो, पापा आ गए गाना नहीं चलाना, पापा आ गए डांस नहीं करना, किताब खोल लेनी है। ये बहुत गलत परवरिश है हमारे भारतीय समाज की। आप सबको ये समझना पड़ेगा कि परिवार सबसे खूबसूरत इकाई है और जिस इंसान को परिवार बनाना नहीं आया ना, वो देश और समाज कभी नहीं बना पाएगा। पेरेंट्स जब तक अच्छा रिश्ता नहीं दिखाएंगे ना बच्चे के सामने, बच्चे के दिमाग में परिवार की एक नेगेटिव इमेज बनेगी। तो जितनी औरतें यहाँ हैं, अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड की एक पॉजिटिव इमेज आप रखेंगी, और जितने मेन यहाँ हैं, अपने बच्चों को घर जाके सेफ और सिक्योर फील कराइए। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है, मैं मना नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा बर्डन है, और अमूमन आदमी उस बर्डन को पूरी जिंदगी खींचता रहता है। ये सोचिए आपका खूबसूरत सा परिवार है, वो इतना प्रेशर जो आप नहीं झेल पाए, आपके व्यवहार के कारण आपके बच्चे को झेलना पड़ा, इन मासूम बच्चों को। तो इन बच्चों के साथ आपको जब आप घर में एंटर करें ना, अपनी परेशानियों को, अपनी ऑफिस की टेंशन्स को बाहर छोड़ के आइए। आपके साथ समाज में गलत भी होता है तो कम से कम उसका असर अपने इस खूबसूरत परिवार पे, एक छोटा सा घोंसला होता है हर आदमी का, जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, हम भी तो अपना परिवार बनाते हैं।
उस परिवार को केयर चाहिए। तो ये आदमियों को समझना पड़ेगा कि आपके गुस्से का जो किसी और के कारण है, उसको कहीं ना कहीं अपने परिवार पे जो आप निकालते हैं ये गलत करते हैं। और अपने घर में जब आप एंटर करें शाम को, आप कितने ही थके हारे हो, बहुत खुश होके अपने घर में जाइए, क्योंकि वो बच्चा बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ आपके चेहरे को पढ़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई झगड़े का हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में इतने ज्यादा साइकोलॉजिस्ट ने इन बातों पे किताबें लिखी हैं, रिसर्च किया, और आपको जान के हैरानी होगी, उनका कहना है कि सबसे बड़े रीडर जो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं ना, वो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आपकी टेंशन्स जो आप चाहते हैं कि इन तक ना पहुंचे, आपके चेहरे के माध्यम से ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे उसको भांप लेते हैं। और उसके बाद इनके मन में एक इमेज बनती है कि शायद समाज बहुत खराब है, शायद हमेशा सिर्फ टेंशन्स ही हैं बाहर। हमें ये एक जिम्मेदारी निभानी है, पेरेंट्स को, माओ को, पिताओं को, कि हमारा बच्चा समाज को एक खूबसूरत इकाई के रूप में देखे। और वो तब पॉसिबल होगा जब आप अपने परिवार को खूबसूरत बनाएंगे। तो जितनी यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जितने यहाँ बेटे हैं या बच्चों के पिता हैं या दादा दादी हैं, आप अपने मन में ये प्रण कीजिए। देखिए, कौन कैसा है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैंने जितना अब तक पढ़ा है, चीज़ों को देखा है, अपने जीवन से अनुभव किया। 42 साल की मेरी उम्र हो गई, और कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते तो शायद मुझे लगभग 25 साल हो गए होंगे, मिनिमम 25 साल, क्योंकि मैं 9वीं 10वीं क्लास से बच्चों को पढ़ाने लगी थी। मेरे जीवन का अनुभव ये कहता है, हर बच्चा हीरा है, हर बच्चा, बस उसको एक अच्छा जौहरी मिल जाए जो उसको तराश सके। अब ये हीरे जो जौहरी है ना, वो या तो टीचर्स हैं या फिर माँ बाप हैं। संजय सर ने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। एक पेपर को उन्होंने एक सिरे पर पकड़ा, एक हमारी बिटिया ने दूसरे सिरे पर। वो पेपर बीच में से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की कमी महसूस कर रहा था। जैसे ही एक बेटी ने आके वो तीसरा सपोर्ट दिया, वो पेपर आराम से, देखो, बहुत आसानी से ऊपर उठने लगा। ये सपोर्ट हम हैं। हम का मतलब यहाँ टीचर्स और पेरेंट्स। जो बच्चा होता है ना, क्षमता बहुत है, लेकिन उसे पता नहीं कि मुझे करना क्या है। और आज के समाज में मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चे का सत्यानाश कर सकता है, बिल्कुल खत्म कर सकता है, इंसान की कैटेगरी से भी नीचे गिरा सकता है। और ये मोबाइल इतना ताकतवर भी है कि दुनिया समाज से क्या कुछ चल रहा है आज, उससे आपको जोड़ सकता है। अब ये माओ को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का ज्यादा समय ना माँ के साथ गुजरता है। अगर आपको आदत है ना हर टाइम रील देखते रहने की, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बच्चे पढ़ेंगे। पहले सुधार आपको करना पड़ेगा। जब आप बच्चे को दिखेंगे ना कि आप मेहनत करती हैं, चाहे आप खेती में काम करती हैं, आप घर के काम करती हैं, आप गाय भैंस का काम करती हैं, ये मान के चलिए बच्चा सबसे बड़ा ऑब्जर्वर है। बच्चा ऑब्जर्व करता है। अगर उसे दिखेगा कि मेरी माँ मेहनत करती है, और टाइम टू टाइम बच्चे को संभालना भी आप ही को पड़ेगा। ये बच्चे सिर्फ जन्म देने से आप माँ नहीं बनेंगी। माँ का दर्जा होता है भगवान के बराबर। और माँ को ना अपने बच्चे को इस समाज में क्या कुछ फैला हुआ है गंदगी के रूप में, उसके प्रति भी आगाह करना पड़ेगा। हमारी जो ये बेटियां हैं ना, आज के समाज में अपनी बेटियों को भी बहुत ध्यान से, आपकी जो परवरिश है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इनकी समझ बढ़े। कई बार क्या सोचते हैं माँ बाप कि बच्चे को हम किसी से मिलने नहीं देंगे, बातचीत नहीं करने देंगे, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल। अगर हम इतनी फाउंडेशन लगाएंगे ना, तो इनका बौद्धिक विकास नहीं होगा। फिर हम क्या करें, अपने बच्चों को बिगड़ने दें? नहीं, हम बच्चे को जब समाज में वो जाएगा तो सही और गलत का निर्णय करने के काबिल बना दें। उसके अंदर इतना पोटेंशियल भर दें कि वो समाज की गलत चीजों को देखते ही भांप ले कि भाई ये लड़के ठीक नहीं है या ये लड़कियां ठीक नहीं है, हमें इनके साथ नहीं उठना बैठना। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आपका बच्चा सही और गलत में अंतर करना सीखे। कोई चीज गलत क्यों है और सही क्यों, ये पैरामीटर आप अपने बच्चों में डाल सकती हैं। तो बच्चियों को ना, बेटियों को एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बेटों के लिए भी चरित्र। ये माओं की जिम्मेदारी है और पिताओं की भी, कि अपने बच्चे के चरित्र को अच्छा बनाएं। उसके लिए भाषण नहीं देना। कहीं आप सोचेंगे हम भाषण देंगे और बच्चा समझ जाएगा, नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं। जितनी घर की औरतें हैं ना,
बच्चा बड़ा कीनली देखता है मेरी माँ का व्यवहार कैसा है। अगर माँ पर्सनालिटी से अच्छी है, अगर माँ एक्सट्रोवर्ट है, माँ दुनियादारी की बातें समझती है। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि शायद बहुत पढ़े लिखे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी ये कॉम्प्लेक्स मत खाइएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि मैं अनपढ़ हूँ या मैं कम पढ़ी लिखी माँ हूँ। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ अनपढ़ हो पढ़ी लिखी हो, आपको पढ़ाना थोड़ी ना है। अगर आप पढ़ा नहीं सकती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने बच्चे को ना ध्यान दे के रखिएगा, उसकी एक्टिविटीज को आप एनालाइज करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चा कितनी देर खेलता है, कैसे उसके दोस्त हैं, किस तरीके की चीजें देखता है, फोन पर अगर समय देता है तो कितना समय देता है और देखता क्या है। एक अनपढ़ माँ भी हीरे बना सकती है अपने बच्चों को। और बहुत बार आप तो विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बहुत पढ़ी लिखी माएँ देखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी, और उनके बच्चों को कोई भी तमीज नहीं, तहजीब नहीं, जिंदगी की कोई समझ ही नहीं। तो पहली चीज तो ये कि चाहे आप गांव में रहती हैं, आप शहर में रहती हैं, कस्बे में रहती हैं, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए और एक ऐसा माहौल अपने घर का बनाइए, क्योंकि औरत के हाथ में है घर का माहौल बनाना। जिस घर की औरतें नेगेटिव होती है ना, जिस घर में औरतें समझदार नहीं होती, वहां का घर कभी भी आगे नहीं बढ़ता। और जिस घर में औरत समझदार होती है ना, वहां चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसको दुनियादारी की समझ हो, परवरिश देनी आती हो, उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े पदों तक, कहीं आईएएस, कहीं आईपीएस, कहीं बड़े लेवल के टीचर्स, आर्किटेक्ट्स और राजनीति में भी बड़े बड़े नाम कमा लेते हैं। तो आपको पहला काम अपने ऊपर करना है, अपने घर के माहौल पर करना है। अपने घर का माहौल वैसा बनाइए जैसा आप चाहती हैं कि आपके बच्चों की जिंदगी बने। अगर आप चाहती हैं बच्चों का जीवन अच्छा बने तो अपना माहौल सुधार लीजिए। और एक और बात, कभी भी इंसान ना लेट नहीं होता। आज 15 फरवरी 2025 के बाद भी अगर आप कोशिश करेंगी ना तो आपके घर का माहौल सुधर सकता है। खुशनुमा माहौल बनाइए, बच्चों को आज़ादी दीजिए, सोचने समझने की उनके अंदर क्षमता पैदा कीजिए, और बहुत ज़्यादा थोपना नहीं है बच्चों पर। कई बार मैं देखती हूँ कि फादर जो होते हैं, बच्चे थोड़ा सा गलत कभी परफॉर्म करें कहीं पर, मान लीजिए स्कूल से शिकायत आ गई, तो अमूमन पिता की आदत होती है माँ के ऊपर थोप देते हैं कि तूने बिगाड़ दिया, तूने ये कर दिया। माँ बच्चे के साथ समय ज्यादा देती है, इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हमारा बच्चा अच्छे रास्ते पर चले, सही राह पर चले। पर मैं इसमें पिताओं को भी यहाँ इस बात के साथ जोड़ना चाहूंगी। देखिए, अकेली माँ जो है ना, वो बच्चे को परवरिश नहीं दे सकती। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी दुनिया आपने देखी है ना, उतनी औरतों ने अभी नहीं देखी। मैं तो एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं फिर भी ये मानती हूँ कि दुनिया में ज्यादा जो अनुभव है ना, वो ज्यादा घूमने से आते हैं, समाज में उठने बैठने से आते हैं। तो आदमी के पास जितने अनुभव है ना, औरतें उस अनुभव में थोड़ी सी पीछे हैं। लेकिन औरतों को प्रकृति ने बहुत अच्छी क्षमता दी है सहन शक्ति की। बच्चा बार बार गलती करता है, पिता एक दो बार उस गलती को देखता है, उसके बाद सीधे चांटा लगा देता है। माँ बच्चे की एक गलती को बार बार पूछेगा किसी काम के लिए तो एक बार, दो बार, 10 बार भी बताती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आदमी और औरत दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अपनी जिम्मेदारी है। एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगी माओ से, कई बार ये भी देखने में आता है, पिता जब बच्चे की गलती को पकड़ लेते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, बच्चे की पिटाई करने की कोशिश जब वो करते हैं, तुरंत माँ बीच में आती है। ये आपको समझना पड़ेगा। आदमी ने भी दुनिया बहुत ज्यादा देखी है, बहुत ज्यादा, शायद आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा, क्योंकि उनको ना बाहर निकलने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। आपके घर के घरेलू काम तो आप ही करती हैं, नो डाउट, लेकिन आपके घर के बहुत सारे बाहर के काम, लगभग सारे काम आपके या तो भाई बंधु या पिता या पति ये करते हैं। तो जब आदमी अपने बच्चे को किसी चीज के लिए डांटे ना, तो ये औरतों की जिम्मेदारी है, माओ की, कि वो बीच में ना आए। पिता अगर बच्चे को डांट रहा है ना, तो बुरा नहीं चाहता। हर पिता चाहता है मेरे बच्चे को वो दिक्कत ना देखनी पड़े जो मैंने देखी, और उन्होंने भी दुनिया बहुत ज्यादा देख ली है। तो माओ को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाप अगर बेटे को या बेटी को कुछ सलाह दे रहा है, और कभी कभी बच्चों को डांटना भी पड़ता है, तो उसके बीच में एक दीवार के रूप में ना आ जाए, और बच्चों को कभी ये ना कहते रहे कि तेरे पिताजी की तो यही आदत है, कहने दे इनको, मैं भी इतने साल से सुन रही हूँ। अमूमन औरतें ये छोटी छोटी गलतियां करती हैं।
जिसके कारण उनके बच्चे पिता को एक फॉर्मेलिटी के लिए रिश्ता निभाते हैं। अगर आप लोग कोशिश करेंगे ना तो एक खूबसूरत समाज आप बना पाएंगे। और आप लोग बड़े ब्लेस्ड हैं, इस ग्रामीण इलाके में इतना बढ़िया स्कूल आप लोगों को मिला हुआ है। संजय सर बता रहे थे कि 2006 से वो काम कर रहे हैं। जैसे इतने छोटे से टाइम पीरियड में इतना बेहतरीन प्रदर्शन देना, एकेडमिक्स में सर ने बताया, स्पोर्ट्स में सर ने बताया, वो बेटी मीनू रानी हमारे बीच में थी। यानी स्कूल ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस स्कूल ने जो जिम्मेदारी इसकी है ना, पूरे तरीके से निभा रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी आप लोगों की है। टाइम टू टाइम यहाँ स्कूल में जब बुलाया जाए पीटीएम्स में तो जरूर आइए, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए और हमेशा मन में ये रखिए कि हमारे बच्चे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करना अपने बच्चों को सिखाइए और अपने बच्चों को विश्वास के साथ एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा कीजिए। चलिए, क्योंकि सेशन बहुत लंबा होता जा रहा है, मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी लोगों को एक बार फिर यही कहूंगी, ब्लेस्ड हैं वो लोग जिन्हें माँ बाप का साया नसीब हुआ। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके आज भी घर में दादा दादी बैठे हुए हैं। तो बच्चों, सबकी, अपने पापा की, मम्मी की, दादी की, ताऊ जी की, सबकी रिस्पेक्ट करनी है और सुबह उठ के भगवान को शुक्रिया करना है कि तुम्हें इतना अच्छा स्कूल मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले और इतना अच्छा परिवार मिला। धन्यवाद सभी लोगों का। अच्छा स्कूल है, बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और संजय जी की जो स्पीच और जो बातचीत थी, अपनी बात को रखने का जो तरीका था, वो वाकई जो है काबिले तारीफ था। बहुत आभार सर, मेरे को बुलाया और बहुत धन्यवाद इन बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, इस गांव में एक शिक्षा का मंदिर जगाने के लिए, एक यहाँ पर खेल का इस प्रकार का जो है माहौल बनाने के लिए कि विश्व स्तर तक बच्चियां जा सकती है। एक बार संजय जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिस टाइम पर संजय जी ने ये स्कूल खोला होगा, उस टाइम पर इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इनका कोई स्टूडेंट विश्व स्तर पर भी जा सकता होगा। शुरुआत में तो इन्होंने इनका जो है पहला टारगेट ये रहा होगा कि जो मैं ये स्कूल चला रहा हूँ इसका खर्चा निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों सर? तो पहला टारगेट ये होता है कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर उसके ऊपर काम होता है। जैसे इन्होंने बताया कि जो मीनू बेटी है, उनके फादर जब एक्सपायर हुए तो उस टाइम पर वो गुजरात में गई हुई थी। अगर आप लोग इन बातों को सुनोगे ना तो अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत बेहतर बना लोगे। आज मैंने बच्चों से बात नहीं की है और बच्चे बात भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे आपको जैसे बनाने वैसे बन जाएंगे। आपके पास गेहूं का आटा है, आपका मन है रोटी बनाना तो रोटी बन जाएगी, आपका मन है पूड़े बनाना तो पूड़े भी बन जाएंगे, आपका मन है उस गेहूं के आटे से हलवा बनाना तो हलवा भी बन जाएगा, लापसी बनानी है तो लापसी भी बन जाएगी और लेही बनानी है तो लेही भी बन जाएगी। आपका बच्चा आपके पास है और इस बच्चे को आप क्या बना सकते हो? यहाँ पर इस पेरेंटिंग सेमिनार से अगर इतना नहीं सीख के गए तो फिर यहाँ आना। मेरा बबीता मैम का, देवेंद्र बबली जी का और फिर संजय जी का ये कार्यक्रम करना बिल्कुल खराब। मैं सिर्फ पेरेंट्स को एड्रेस करके बात करूंगा। जो बड़े बड़े लोग हैं जो बैठ करके बात सुन रहे हैं उन लोगों को एड्रेस करूंगा। मैं इतनी बात कहने के मूड में हूँ कि जो ये बच्चे आपके पास हैं, अगर आपको रोटी बनानी है, आपको पूड़े बनाने हैं, लेही बनानी है, हलवा बनाना, लापसी बनानी, जो बनाना है, इन बच्चों को जो बनाना है आप बना सकते हैं। बबीता मैम जो बता रही थी कि घर के अंदर होता क्या है, फादर को तो सिर्फ डराने की मशीन बना के यूज करते हैं। अकालन दे तेरे पापा ने फिर देखूंगी, तो पापा प्यार करने की चीज होती है, डराने की चीज होती है। अपने बच्चे को हर रोज अगर डराना पड़ता है तो फिर आप उसको सही से बातें नहीं समझा पा रहे। उन बातों को सही से समझाइए। एक तो दो काम है अलग अलग, दो अलग अलग काम है। एक संस्कार सिखाना और दूसरा पढ़ाई लिखाई सिखाना। देखो, पढ़ाई लिखाई सिखाने के लिए आपने संजय जी के पास भेज दिया है और संजय जी का ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। इन्होंने बताया कि स्कूल से एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है नीट क्लियर करके, स्कूल से एक बच्चा आईआईटी कर गया है, आईआईटी मेंस, और उसका एडवांस में भी जो है होने की पूरी उम्मीद है। तो एक गांव के अंचल से निकल करके एक लोकल बच्चा वहां तक पहुंचता है।
विश्व कप में धाक यहाँ की जम चुकी है, यहाँ पर जो है इस स्कूल की धाक जम चुकी है, इस गांव की धाक जम चुकी है, एरिया की धाक जम चुकी है। इसके ऊपर अब क्या बोलना है? अब ये पहले सोचते थे ऐसा हो सकता है, अब इन्होंने कर दिखाया है। अब तो आपको इसका सपोर्ट करना है। संजय जी जितनी बातें आपको बोले, ये अलग अलग टाइम पर बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स उस काम में हमेशा नाकाची नहीं करेंगे। ये कहेंगे भाई इसको हिसार कोई मेला दिखा के लाना है, बच्चों को ले जाएंगे, आप 500 रुपए दे दो। सीधा जवाब क्या होगा? इसका ना भरे हमारे पे, रोज की रोज कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आप लोग देंगे 500 रुपए, लेकिन बच्चे को नेगेटिव करके भेजते हैं। जब बच्चा स्कूल में नेगेटिव बन के आएगा तो नेगेटिविटी ढूंढता जाएगा, और जब बच्चा स्कूल में पॉजिटिव बन के आएगा तो पॉजिटिविटी ढूंढ के आएगा। ये जो स्कूल बना है, ये जो बिल्डिंग बनी है, ये जो शेड लगा है, ये जो गुब्बारे लगे हैं, ये आपके पैसे से लगे हैं। लेकिन आपका जो ये पैसा लगाना, इस पैसे के कारण इन बच्चों ने देखा कि फंक्शंस इस लेवल के हो सकते हैं। ये हर बार फंक्शन का लेवल बढ़ता जाता है स्कूलों का। हर बार अगली बार आओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ बना मिलेगा, लेकिन उन सभी चीजों की जो जरूरत है ना, उन सभी चीजों का जो यूज करते हैं वो ये नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं। अब ये अच्छी बिल्डिंग देखेंगे कि ये खराब बिल्डिंग देखेंगे, अच्छी पढ़ाई देखेंगे कि खराब पढ़ाई देखेंगे। बबीता मैम ने एक लाइन बोली, जो ज्ञान है ना, ज्ञान घर में नहीं है, ज्ञान है घर से बाहर। और इस कारण से आदमियों के पास औरतों की बजाय ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वे कहीं पर जाकर के चौपाल में भी बैठते हैं, वे दूसरे गांव में भी जाते हैं, किसी से डिस्कशन करने भी जाते हैं, पंचायत में भी जाते हैं। महिलाओं को घर संभालना ज्यादा होता है, आदमी ज्यादा जाते हैं। अब इस बात के ऊपर यह नहीं कि उनको सिर्फ घर ही संभालना है, बेटियां इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन भारतीय समाज, संस्कार और जो चीजें हैं वो सब लोग ये मानते हैं कि घर जो बसा रहता है तो वो औरत से बसा रहता है। कोई भी आदमी आएगा घर में, जो सबसे बड़ी महिला है उसको पूछेगा माँ कहाँ है, दादी कहाँ है, पत्नी कहाँ, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। जो भी आदमी घर में जो सबसे बड़ी औरत है, तो सबसे बड़ी औरत, ये औरत का काम है घर चलाना। मैं इसके ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना। ये बेटी मीनू, इसने पूरे विश्व के अंदर नाम खड़ा कर दिया। जो संजय जी ने बात बोली कि बेटा तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए, लेकिन तुम अपने पापा का नाम जिंदा रख सकती हो, और आज उस लड़की के पापा का नाम जिंदा है यहाँ पर। ये काम बेटियां कर सकती हैं, हमारी छोरी छोरा तक हम थोड़ा ही है। लेकिन एक घर, तहजीब और संस्कार, उसके अंदर महिलाओं का गांव के अंदर एक काम आन दे तेरे पापा ने। दूसरे नंबर पर तेरा इलाज तो संजय सरा करेंगे, नहीं तो तेरा इलाज वो मैडम में करेगी। तो मैडम का जो ना दांत थोड़े जाम रहे से लंबे लंबे, और ये राक्षस थोड़े की बालका ने खा जाएंगी। अगर आप पेरेंट्स को एक दूसरे को डराने के लिए यूज करते हो, टीचर्स को डराने के लिए यूज करते हो, प्रिंसिपल को डराने के लिए यूज करते हो, तो एक गलत है। आपको क्या करना चाहिए? बेटा कोई दिक्कत है तो संजय सर के पास जाओ ना, वो तो आपके बड़े भाई जैसे हैं, वो आपके पापा जैसे हैं, वो आपके चाचा जैसे हैं, जैसा भी आप फील करें। कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो संजय सर वहां इसीलिए तो बैठे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, और बैठे भी इसीलिए हैं। ये काम पेरेंट्स का है, ये काम असल में माँ का। जब रोज स्कूल से चलता है ना बच्चा, तो बेटा सभी टीचर्स तुम्हें बहुत अच्छी बातें बताएंगे। ये टीचर जैसा बनाना चाहते हैं ना, वैसे अगर ये बच्चे बन गए तो बहुत बढ़िया काम हो गया। कुछ बच्चों ने फंक्शन में हिस्सा लिया, यहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, उन बच्चों ने बहुत सारी बातें सीख ली, इन टीचर्स ने सिखा दिया। अब सभी लोगों के पास ये ऑप्शन गया होगा कि जिसको भी एक्टिविटी में हिस्सा लेना है तो ले लो, लेकिन पेरेंट्स इसमें ओ भाई तू रहने दे, पढ़ ले, तो न कुछ नाड़ा, तू ड्रामे करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अपने बच्चे को आगे बढ़ने से आप लोग रोकते हैं। टीचर्स हमेशा कोशिश करते हैं, ये जितने भी टीचर्स खड़े हैं, ये सभी हमेशा, इनको हमेशा दिया जाता है इस महीने में ये पढ़ा देना, इस महीने में ये सिखाना, इस ग्राउंड के अंदर ये करना, खेल में ऐसा करना। अब ये जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में बच्चों को ये परफॉर्म करना है, तो सभी टीचर्स को ड्यूटी दी जाती है। अब उस ड्यूटी में बच्चों का ये साथ लेते हैं, पेरेंट्स का भी साथ लेते हैं। उसमें पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं, कभी बच्चे शाम को प्रैक्टिस करेंगे, कभी सुबह करेंगे, कभी अर्ली मॉर्निंग बुला लेंगे, कभी शाम को बुला लेंगे। उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है घर वालों को। और फिर बोला हमने बता ठेका ले रहा क्या कि वे छोड़ के जा, लेके जा, फलाना करके जा।
तो जितनी एक्टिविटीज में आप हिस्सा दिलवाओगे उतना ज्यादा ज्ञानी आपका बच्चा बनेगा। और घर के अंदर एक काम जरूर रखना, उनके आगे नेगेटिविटी मत रखना। आप लोगों को लड़ना है ना तो बुड़ के भर भर के खा लियो संजय सर ने, पर अकेले में। बच्चों को नेगेटिव करके हर रोज मत भेजो। जब हर रोज बच्चा ये आएगा ना कि हाँ स्कूल इतना अच्छा शेड, इतने अच्छे पौधे, देख करके ही मन लग रहा है, शाम को यहाँ पर वैसे घूम के जाने का मन करे, तो बच्चों का इस प्रकार से होना चाहिए कि पिकनिक स्पॉट है। स्कूल आज पढ़ाई के लिए कम रह गए हैं, स्कूल आज ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। संजय सर आज जितनी एक्टिविटी करवा रहे हैं उतनी एक्टिविटी इन्होंने पूरे जीवन भर में करी हो तो मेरे को ये बता दे। मैंने थोड़ा पूछा है, बबली जी यहाँ पर बैठे, इतनी एक्टिविटी इन्होंने करी हो तो बता दो। तब तो स्कूल में अपना बैग उठा कर गए, जाकर डंडे खाकर उल्टे आ गए। अब तो बच्चों तुम लोगों को एक नंबर का स्कूल मिल रहा है, ना कोई टीचर पीटता ना कोई मैडम पीटती, और सब लोगों को मजबूरी है प्यार करे तुमसे। तुम्हारे टीचर पीटते नहीं पीटते हैं? झूठी बात। अगर तुम्हारे टीचर पीटते ना तो तुम लोग ऐसे ना मुस्कुरा रहे होते, फिर तुम ऐसे सीधे बैठते। मैंने शुरू से अब तक एक बार भी ऐसा नहीं सुन लिया किसी भी टीचर को, अरे बच्चों सीधे बैठो। तुम लोग अपने आप ही सीधे बैठे हो। अब तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अपने लिए ताली बजा के दिखाओ। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग मेरी तरफ देखो सब लोग, अब हम लोग पढ़ते थे और दो बच्चे खेलते फिर रहे, कोई सा टीचर इधर आ और दो चाटे। अब क्यों लगे हमें पता ही नहीं। आप लोगों को तो ना ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। आप लोगों को तो कभी झूले पर झूलने को मिलता है, कभी घूमने को मिलता है, कभी पिकनिक मिलती है, कभी कुछ मिलता है। आप हमें बहका रहे हो कि पीटते हैं। टीचर कोई नहीं पीटता। टूर पर जाते हो नहीं जाते? झूलों पर जाते हो नहीं जाते? हमारे टाइम के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कितने जाते थे टूर पर। अब स्कूल हर जगह पर घुमा के लाता है, अलग अलग चीजें दिखाता है, मेलों में ले जाता है, कंपटीशन में ले जाता है। मैं अपनी जिंदगी में आज तक एक कंपटीशन में नहीं गया स्कूल में। ना दौड़ में लेके गए मुझे, ना कुश्ती में लेके गए, ना कबड्डी में लेके गए, ना खो खो में। अब यहाँ से मेडल आ रहे हैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कूल, अपने स्कूल के लिए ताली बजा के दिखाओ। एक टीचर है ना, एक टीचर सभी बच्चों को बराबर पढ़ाता है, क्लास में सबको बराबर पढ़ाता, कम ज्यादा पढ़ाता बताओ? अरे बोलो ना। कोई भी टीचर तुम्हारी क्लास में आया तो बराबर पढ़ाता है? दो बच्चों को पढ़ाता, बाकी को कहता कान बंद करो, या ऐसा कहता अरे भाई सब बच्चे आंखें बंद करो, या सबको बराबर पढ़ाता है? बोलो बोलो। बराबर। कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो कुछ बच्चे सरकारी नौकरी लगते हैं। सब बच्चों का अलग अलग काम है। सबका बोलो बोलो। एक जैसे काम है? अलग अलग है। यहाँ पर पेड़ अलग अलग है या सारे एक जैसे हैं? यहाँ जो ये बैलून लगे हुए हैं सब एक जैसे अलग अलग हैं? तो सब लोगों को अलग अलग बनना है। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को टीचर, किसी को पीटीआई, किसी को अलग अलग चीजें बननी होती हैं। आप लोग क्या बनोगे? अपने टीचर से बात करो, अपने घर वालों से बात करो। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक बात दोबारा फिर बोलता हूं, टारगेट क्या, अपना बच्चा क्या बनाना है, पहले ऐसे सोचो। दूसरे नंबर पर अपने बच्चे का विश्वास बढ़ाओ। अपने बच्चे का विश्वास तोड़ते रहते हैं, बोले वो फलाने का ऐसा कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, मारा मेरा ना कितना पैदा हो गया। अपने बच्चे को इस प्रकार की बात बताओगे तो उसका विश्वास टूटता है। उसका विश्वास तोड़ने में दो ही लोग होते हैं, एक टीचर, एक पेरेंट्स। अब टीचर्स की ट्रेनिंग तो बहुत बार होती है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग नहीं होती। मैं संजय जी का जो है ना बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों को ताली बजा के इनका सम्मान करना चाहिए कि पेरेंटिंग सेमिनार रखा। इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हम लोग जो एनुअल फंक्शन कर रहे हैं या ये हो रहा वो रहा, ऐसा नहीं। पेरेंटिंग सेमिनार है। पेरेंटिंग सेमिनार में हम आपकी स्पीच चाहते हैं कि बबीता मैम स्पीच दे दें, यहाँ पर आप स्पीच दे दो और पेरेंट्स के साथ कुछ चीजें डिस्कस करो। तो आप लोग पहले अपने मन में पॉजिटिवनेस लाए कि हम पॉजिटिव, संजय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा रहे हैं। सब बच्चे वहां तक जाने के नहीं होते, इनके साथ आकर के बैठ कर डिस्कस करो हमारा बेटा क्या कर सकता है। ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे 1 नंबर पर ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर बिजनेस जैसा स्कोप है तो फिर आप करवा लो। देवेंद्र बबली जी हैं, बिजनेस करते हैं, इनके बच्चे पढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे। अब दूसरे नंबर पर वैसा मामला नहीं है तो फिर बच्चा नौकरी कर सकता है। नौकरी प्राइवेट हो सकती है, नौकरी सरकारी हो सकती है। तो आप कैसी नौकरी चाहते हैं वैसी आपके पास जानकारी हो सकती है। तीसरे नंबर पर कुछ लोग बेरोजगार भी रह जाते हैं। आपके गांव में भी बहुत लोग बेरोजगार होंगे। बेरोजगार वे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई काम धंधा रोजगार या नौकरी मिल जाए और वो ना मिल पाए तो उसको बेरोजगार बोलते हैं। तो समय रहते अपने बच्चे के बारे में काउंसलिंग लेनी चाहिए। और यहाँ पर लोकल लेवल पर जो पढ़ा रहे हैं संजय सर, बहुत बढ़िया टीचर्स, तो टीचर्स के पास जाके बैठना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। दूसरे नंबर पर क्लास में खुश रहता कि नहीं रहता है। तीसरे नंबर पर वो घर में खुश रहता कि नहीं रहता, आप लोग देखो उसको। और फिर संजय सर के पास भी आकर के बैठ करके, और जब भी ऐसा सेमिनार करें तो सेमिनार में एक दिन का काम छोड़ के आना होता है, लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए साल में 4 बार। और आपका बच्चा 12 साल पढ़ेगा, 12 साल में 50 बार अगर आपको यहाँ आना पड़ गया तो आपका बच्चा कामयाब होगा। ये संजय सर से पूछ कर नहीं दे रहा, मैं अपने आप गारंटी दे रहा हूँ। टीचर जो है ना, टीचर बताता है कि बच्चा ध्यान देता है, नहीं देता है, कम देता है, क्या होता है। और अगर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो घर से मोटिवेशन उसको चाहिए। आप मत पढ़ाओ उसको, आपको उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाना, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ानी, आपको उसको कुछ भी नहीं पढ़ाना। बस इतना कहना है, बेटा टीचर की बात ध्यान से सुनना। इतनी लाइन कह के हर रोज बच्चे को भेजो, टीचर की बात सुनना, संजय सर की बात सुनना, फिर आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। संजय सर अपने आप बताएंगे आपके बच्चे को बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको सरकारी नौकरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, इसको प्राइवेट नौकरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये सही रास्ते पर है या बेरोजगारी के रास्ते पर है, नशे से बचाना, गलत संगत से बचाना, गलत आदतों से बचाना, तो ये काम करना चाहिए। अब पिताजी अपने आप बीड़ी पीते हैं और बच्चों को कहें बेटा बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तो फिर बच्चे बात नहीं मानते। पेरेंट्स अपने आप झूठ बोलते हैं और बच्चों को बोले बेटा झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं होता है। आप जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहे वैसे काम करिए, फिर आपका बच्चा बिल्कुल वैसे का वैसा बन जाएगा। आप लोग मेहनत करोगे, बच्चा मेहनत करेगा। आप लोग काम चोरी करोगे, बच्चा काम चोरी करेगा। आप लोग सच बोलोगे, बच्चा सच बोलेगा। इसलिए जब कोई बच्चा अचीवमेंट हासिल करता है, अभी मीनू का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, तो मीनू के पेरेंट्स का नाम भी लिया गया। उन्होंने उसको सही संस्कार दिए और उस गुड़िया ने बहुत मेहनत करी। अभी जो बच्चे यहाँ पर जो प्राइज लेने के लिए आए, उनके पेरेंट्स को साथ में ही बुलाया गया, क्योंकि उन लोगों ने टीचर्स पर विश्वास करके कहा कि बेटा जैसे टीचर्स बनाए वैसे बनना, और आप लोग भी जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहिए वैसा बन जाएगा। मैं गारंटेड बता सकता हूं, बच्चे के पास अनलिमिटेड पावर है। अगर उसको सही डायरेक्शन दे दी, सही रास्ता दे दिया, तो बहुत बड़ा कमाल का आदमी बन सकता है। जैसा आप चाहते वैसा बन जाएगा। अपने बच्चे के बारे में आकर के टीचर से पूछते रहना, संजय सर से पूछते रहना कि इसको क्या करवाना क्या नहीं करवाना है। 2 नंबर कम ज्यादा होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसने बुरी आदतें सीखी कि नहीं सीखी, उसकी संगत अच्छी है कि नहीं है, इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का फ्यूचर। और आज मैं पेरेंट्स की तरफ से जो है ये बात पेरेंट्स से ही करने हम लोग आए थे, और मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के साथ ये सारी बातें डिस्कस कर ली है। कोई सवाल किसी के मन में हो तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। कोई भी सवाल आपके मन में है। बड़ाई स्कूलिंग शिक्षा के बाद बच्चों को जो कोचिंग का एक हरियाणा ही नहीं बल्कि कई स्टेटों में जिन्होंने एक बड़ा नाम भी बनाया और एक बच्चों को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन देने का काम किया, हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय है श्री परिमल कुमार जी। और मैं तो सुनता था जी बबीता जी के बारे में कि बहुत अच्छी हमारे टीचिंग लाइन में जो आपके सोशल मीडिया पर डलते रहते हैं बच्चों के माध्यम से। और जब हमारी बिल्डिंग में श्री राम ने पहली बार आपने जब अपना सेंटर बनाया था तो मेरे क्षेत्र को भी उसका बहुत बड़ा लाभ मिला। और मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे दत्तरवाल परिवार को और हमारे भाई संजय जी को, बड़े भाई साहब को और मेरे छोटे भाई राजू को। किस ग्रामीण अंचल में खास तौर से जो हमारा दुथमड़ा गांव है, यहाँ की जो हमारे जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, तो ग्रामीण अंचल में कहीं ना कहीं एजुकेशन के प्रति एक जागरूकता लेके आने के लिए जो शिक्षा का मंदिर स्कूल
स्कूल के रूप में यहाँ पर आकर इन्होंने स्थापित किया, उसके लिए पूरा परिवार मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए आज ये स्कूल बना तो आज हमारी बिठगड़ा गांव की बेटी मीनू ने हमारा पूरे विश्व में परचम लहराया और वो जो विश्व कप लेकर आई खो खो में, तो उसमें पेरेंट्स कोई नहीं, गांव कोई नहीं, इस संस्था कोई नहीं, इसके जो हमारे कोचिंग देने वाले हमारे कोच साहब थे, पूरा टीचिंग स्टाफ था, पूरी मैनेजमेंट थी, उसके साथ साथ टोहाना क्षेत्र के आसपास के हमारे उपलाना क्षेत्र के पूरे हरियाणा को प्राउड फील करवाया। ऐसी बेटी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, स्कूल की मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूँ। अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आपकी बातें, मुझे अपना स्कूलिंग टाइम याद आ गया। तुमन जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, जो आज ये हमारी नई हमारा एसेट्स कहूँगा मैं इसको, बाकी तो संसाधन है जीवन के, अच्छा घर हो, कपड़े अच्छे डालो, गाड़ियों में अच्छे में चलो, उसके लिए हमें महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन जो असली पूंजी है हमारे जीवन की वो हमारी है, हमारी संतान है, हमारी बेटी और हमारे बेटे हैं। और इनको ग्रूम करके आपने बड़े विस्तार से पेरेंट्स को आज एक अच्छा सा मैं कहूँगा कि जो ये सेमिनार है इसमें आपने अच्छे से पेरेंट्स को एक सलाह देने का काम किया कि हम इसको किस रूप में इनको कैसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और आज का जो प्रोग्राम का मेन एजेंडा यही था। मैं थोड़ा सा अपनी स्कूलिंग के टाइम के जो अनुभव हमारे हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य था किसान परिवार में मेरा जन्म होना, खेती बाड़ी से हमारी पिताजी ने हमारी परवरिश की और मुझे प्राउड है कि कैप्टन उमराव सिंह जी जो मेरे दादा साहब थे, उन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत बने। क्योंकि उस टाइम ये संसाधन, ये मोबाइल फोन टीवी वगैरह हालांकि हमारे घर में आ गया था बहुत एडवांस, लेकिन होते नहीं थे। कहानियों से आप बीती जो जीवन के बारे में पेरेंट्स से हमको कहानियां सुनाते थे मेरे दादाजी, तो उनसे हमारी ग्रूमिंग होती थी कि हमें कैसा बनना है। मेरा भी जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। स्कूलिंग में मेरी खुद दादी जी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर थी, 5वीं तक की शिक्षा मैंने उनके ही उसमें प्राप्त किया। 8वीं तक डांगरा स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूलिंग मैंने टोहाना से की, फिर आई कॉलेज में मेरी ग्रेजुएट मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, एक पेपर मेरा मिस हो गया था फादर की हेल्थ की वजह से। लेकिन उसके बाद जैसे आपने कहा कि बच्चे के अंदर जो उसकी क्षमता है वो सबसे ज्यादा जो गुरु है वो पहचानता है, माँ बाप से भी ज्यादा, क्योंकि उसको उसके सामने ज्यादा समय मिलता है स्कूल में। तो जैसे जैसे मैं 5वीं से 8वीं में गया, मुझे याद है मैं मैथ में कमजोर था। धर्मवीर जी थे जो मैथ मास्टर थे, वो ड्राइंग भी साथ में पढ़ाते थे, ड्राइंग में बहुत अच्छा था। मैथ में नंबर कम आते और मैं थोड़ा सा, भाई मेरी दादी भी एडमिनिस्ट्रेटर है, थोड़ा सा टीचर से टीचर की कनेक्टिविटी प्राउड फील करता था और थोड़ा सा नखरा भी होता है बच्चे में, मैं उस नखरे में जाता था स्कूल में। मास्टर जी ने जैसे मुझे 6ठी क्लास में काम कराना शुरू किया मैथ का, उस टाइम तिमाही 6 9 एग्जाम होते थे 12 मई, तो मेरा पहला तिमाही रिजल्ट आया, मेरे नंबर 28-30 जो मुझे याद नहीं आज कितने थे, मतलब मैं फेल था। एक बार छोड़ने के बाद फिर तैयारी शुरू कराई, 6 में भी मेरी इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं थी। मास्टर में इतना डंडा रखते थे जी। उस दिन जो एक अच्छे वाली परेड जिंदगी में शायद मुझे आज तक भी याद है, वो मेरी करवाई थी। और उसके बाद यानी कि उस मार से उन्होंने एक मार तो बच्चे की बढ़ोतरी के लिए थी। मैं मैथ में हमेशा मेरिट में रहा जब तक मैं पढ़ा, चाहे मैं 10th में था चाहे 9th में था। जब गुरु कहीं शक्ति दिखाते हैं बच्चे को, वो उसके उज्जवल भविष्य के लिए दिखाते हैं। पेरेंट्स को आज तो बड़े क्यों बच्चे कम हो गए, एक दो। अगर पहली बात तो अगर गुरु जी ने कुछ कह भी दिया तो घर पे आके माता पिता को कह दिया, समझदार माता पिता वो तो शायद उस पर रिएक्ट ना करें, लेकिन दूसरे हमारे जो और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जाके सबसे पहले स्कूल में मखेला खड़ा करें। जो पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहता है, इतनी अच्छी संस्था, इतने अच्छे जो गुरु हैं, इनका इन्होंने बच्चों से इन्होंने कुछ नहीं लेना। ये इनके किस्म से जैसे हीरे को तराशते हैं ना जोहरी, ये जोहरी है, गुरु है जो। और गुरु का दर्जा हमारे शास्त्रों में भगवान से बड़ा बताया गया है। हमें उसी अदब से बच्चों के दिल में एक भावना बनानी चाहिए कि माता पिता की भी सेवा करें और गुरुओं का भी सम्मान करें, तभी वो बच्चे जो एक सफल जीवन जी सकते हैं। दूसरा मेरे जीवन का जो मैं अनुभव, वो शिकायत मैंने घर पे आके मेरी दादी जी से की। तो दादी जी ने तो मेरे को प्यार से कह दिया, भाई कोई बात नहीं, मास्टर ने मार दिया होंगे। मेरे पिताजी से की तो एक चांटे वाली बात जो आप बता रहे थे, उनने साथ में बैठे थे, जैसे पहले दादी की गोद में
बता के बैठ के मैं फिर तो पिताजी के पास गया, मैं जाते 3 लगाए, 2 उधर 2 उधर। तो कहने का भाव भाई वो एक सवाल का उसका उनका आंसर क्या था, क्या तेरी जमीन बंटवारे थे? उसने अगर टीचर्स ने आपको पनिश किया है या आपको 2 डंडे लगाए हैं तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका भविष्य जुलूस के लिए लगाए हैं। तो बच्चों, आप भाग्यशाली हैं। आज हर माता पिता अपना जितनी उसकी ताकत है उससे बढ़कर बच्चों की शिक्षा के ऊपर से हमारा ग्रामीण क्षेत्र में भी अब एक जागरूकता शिक्षा के प्रति आई है। मैंने भी स्कूल को बढ़ते हुए देखा है, एक छोटे से पौधे से इसको बड़ा होते हुए देखा है। जब मैं पहली बार यहाँ सोशल एक्टिव हुआ तो ये परिवार मेरे परिवार की तरह मेरे साथ खड़ा हुआ था सर। राजनीति को एजेंडे पे नहीं था कि हम राजनीति करेंगे, एक जागरूकता लेकर आएंगे, पर्यावरण को बचाना है। हमारा एक माहौल क्या है, संविधान की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी हम कोई नहीं लेना चाहते। चाहे माता पिता के रूप में हमें, आपको बुरा लगेगा शायद, वहां भी हम कमजोरी दिखाते हैं। हम ढंग से तो माता पिता भी नहीं बनते बच्चों के, हम उसकी भावना ही नहीं समझ पाते। उसको एक ऐसे माहौल में पैदा कर लेते हैं जो कुरीतियां उनके स्वभाव में, उनके विचारों में, उनके संस्कार में जन्म दे देती है। और ये बात बहुत अच्छी प्रद्युम्न जी ने कही, मैडम ने कही कि जो घर का माहौल है वही बच्चे की ग्रोथ है, वही उसकी ग्रूमिंग करता है और वही से बच्चा विद्वान बनता है, पढ़ने वाला बनता है। कई बार ऐसी समस्याएं होती है जो बच्चे को चैलेंज ले लेता है बच्चा, जैसे हमारी मीनू बेटी ने की। पेरेंट्स, पिताजी एक्सपायर हुए, वो अपना खेल गेम करने गई थी, लेकिन ये एक मैनेजमेंट की अच्छी सोच थी कि उसको वहां उस टाइम तक नौता रख के जाने वाला चला जाता, वापस नहीं आता। लेकिन अगर उस दिन उसको वो मैसेज मैनेजमेंट या कोच साहब के द्वारा दे दिया गया होता तो मैं ये मानता हूँ शायद ये बेटी टूट जाती और आज जिस मुकाम को इसने हासिल किया है शायद ये मुकाम हासिल नहीं कर पाती। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा ये शिक्षा का मंदिर हमारे इस ग्रामीण अंचल में जो दत्तलवाल परिवार ने, हमारे भाई राजेश जी, हमारे छोटे भाई संजय जी, राजू जी, पूरा दत्तल परिवार ने यहाँ सेटअप किया इस विद्या के मंदिर को, इसकी ओर आगे बढ़े, फले फूले, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो आपने ये पेरेंट्स आपने जो सेमिनार रखा है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी कि ऐसी संस्थाओं में आकर आप आगे बढ़े, आपको यहाँ चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे एकेडमिक तौर पर हो, हर जगह इस संस्था ने अपना परचम लहराया, अपना झंडा फहराया। और मैं भी बहुत से प्राइवेट स्कूलों में पिछले 18-20 साल से जाता हूँ और भी स्कूल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनमें देखता हूँ मैनेजमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और बच्चों के प्रति समर्पण भावना, ठीक है आपको फीस भी लेनी पड़ेगी, इसको शिक्षा को सेवा के रूप में आप कर रहे हैं, इसको व्यवसाय के रूप में नहीं कर रहे, इसके लिए भी मैं पूरी संस्था को आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, अब देखिएगा इतने विद्वान आदमी जब बोल लेते हैं तो हम तो अब सोशल सेवा के साथ साथ पॉलिटिकली चुनाव लड़ चुके हैं, तो राजनीतिक आदमी की तरह भाषण मुझे भी नहीं देने आते। मेरी भी बातें वो होती हैं जो जीवन को टच करती है, मेरा जीवन का जो अनुभव है, या हमारी पूरी टीम में जो मिलके जो भी छोटा मोटा योगदान हम समाज को, प्रकृति को या राष्ट्र के लिए या प्रदेश के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए एक छोटा प्रयास हमने किया और उस प्रयास में इस परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ रहा है। ये बिल्कुल संजय जी ने ठीक कहा कि हमने एक माँ के पेट के से जन्म नहीं लिया, लेकिन भाइयों से बढ़कर हमारी बॉन्डिंग है। हम कई बार परेशानी जीवन में आ जाती है, उनमें भी डिस्कशन होती है तो आपस में कर लेते हैं, खुशी भी बांटते हैं। अच्छा हमारे हरियाणा में क्या होता है कि अच्छा बड़ा सारा टाइम एक जैसा नहीं होता, कई बार प्रेशर इतने होते हैं, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर भी हो जाते हैं, पॉलिटिकली तौर पर होते हैं, उनको भी शेयर करते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा भाई, आप लोग तो भाग्यशाली हो मेरे प्यारे प्यारे फुल्लो। आज बेटियां और बेटा किसी क्षेत्र में कम नहीं है। मैं पूरी मैनेजमेंट को, हमारे सभी टीचर्स को, हमारे सभी कोच साहबान को, हमारी जो अपर मैनेजमेंट है दत्तलवाल परिवार को और यहाँ आए हमारे खास मेहमानों को, मैडम को, दुमन जी को बहुत बहुत उनका स्वागत। जितने भी हमारे और अंदर हमारे अतिथि आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बात और कह के जाना चाहूँगा, अभी मैं संजय जी से बात कर रहा था बेटी के लिए, अभी हमारी स्टेट की तरफ से जैसे अदर स्टेट ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित राशि दी है और उसके लिए और भी एमपी में शायद बच्चियाँ भी हमारी स्टेट की एक थी। मैं
अभी हफ्ता का तो शादियों का समय है, उसके बाद चंडीगढ़ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा। अपनी तरफ से मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी चाहे आर्थिक उसको एक सपोर्ट मिले, और कहीं भी जॉब के लिए भी उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी सरकार में पूरी कोशिश करके बच्चे का आगे भविष्य बढ़ सके, और उसको देख के हमारे और या हमारी जो अगली जनरेशन, हमारा जो युवा भारत है, ये आगे बढ़ सके। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।